बहुत बहुत स्वागत है मैडम सुनीता चौटाला जी आपका। सुनैना चौटाला जी आपका, माफ कीजिएगा। और मैडम सुनैना चौटाला जी, जिस तरह अभी मेरी सहयोगी सोनल ने भी बताया कि आईएनएलडी की महिला विंग की महासचिव हैं। जब बात महिलाओं की आती है तो महिलाओं से ही शुरू कर लेते हैं। आईएनएलडी को लेकर कई सारे हम फ्रीक्वेंटली कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे वो परिवर्तन यात्रा हो और तमाम चीज़ें, तमाम इवेंट्स हो रहे हैं। महिलाओं को लेकर आप किस तरह के कार्यक्रम जो हैं आईएनएलडी की ओर से ऑर्गेनाइज कर रही हैं? महिलाओं की राजनीति में सहभागिता हो, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं और इसको लेकर आईएनएलडी की कितनी लंबी और आगामी की सोच है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को बधाई भी देती हूँ कि आपने एक शुरुआत की। ये जो पत्रकारिता है, ये चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, और होपफुली कि बहुत अच्छा आप करें और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपने क्वेश्चन किया कि इंडियन नेशनल लोकदल महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं या क्या कुछ किया। सबसे पहले तो आज जो महिलाएं हैं एक परेशानी के दौर से जा रही हैं, उनको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है। दूसरा, बच्चे जो बेरोजगार हैं वो भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। वहीं जो बेटियां उनकी पढ़ाई के लिए निकलती हैं घर से, तो उनकी सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो आज की जो सिचुएशन है उससे उभरने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल जब भी जनता मैंडेट देगी 2024 में, तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक मजबूत किया जाए, मजबूत बनाया जाए। रसोई घर से शुरुआत करेंगे। 1100 रुपये और एक सिलेंडर के लिए हम हर महिला को, हर चूल्हे को देने का काम करेंगे। आज रेशो है, महिला जो है आज बेरोजगार ज़्यादा है। हरियाणा प्रदेश दूसरे नंबर पे, दूसरे पायदान पे आज बेरोजगारी को लेके खड़ा है महिला क्षेत्र में। तो उसको हम आगे तक लेके जाएंगे, बेटियों को रोजगार देंगे और उन्हें जो उनके अंदर एक टैलेंट है, जो गांव के ग्रामीण अंचल में जो महिलाओं के पास जो टैलेंट है, उसको हम एक नेशनल उसके ऊपर लेके आएंगे। और यही जो है महिलाओं के लिए, और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अब सुनैना जी, जिस तरह से आपने बताया कि 2024 का मैंडेट ये डिसाइड करेगा, वादे बहुत बड़े बड़े आईएनएलडी कर रही है। जैसे महिलाओं को लेकर आपने बताया कि गैस के चूल्हे से लेकर आप शुरुआत करेंगे, युवाओं को लेकर बेरोजगारी भत्ते की आईएनएलडी बात कर रही है, चाहे बात बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाने को लेकर हो रही है। तो वादे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करने की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है 2024 के रण के लिए? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया है। एक टाइम चौधरी देवीलाल जी जब पेंशन की बात किया करते थे तो विपक्ष सवाल उठाया करते थे कि क्या ये पूरे हो पाएंगे, तो उन्होंने उसे पूरा भी किया। आज तक जितनी भी जन कल्याण की जितनी नीतियां हैं वो चलाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल है। वहीं आपने क्या कैसे पूरा करेंगे, तो जिस समय आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा का बजट था 21,000 करोड़, और 21,000 करोड़ में वो 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे जी। हर गांव में हर सरपंच को ग्रांट दिया करते थे ताकि वो अपने गांव का विकास करा सके, और महिलाओं को आरक्षण दिया। यानी कि उन्होंने 21,000 करोड़ में जब ये काम किया तो आज हरियाणा प्रदेश का बजट 1,84,000 करोड़ है, जो कि बढ़ के 2 लाख तक हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्यों नहीं दे सकते? हम बड़े आराम से, हमारे जो नौजवान युवा पीढ़ी है, एक सरकार का दायित्व बनता है कि रोजगार पैदा करे और बच्चों को रोजगार दे, उनकी गारंटी दे पढ़ाई के बाद। तो हम वो सब चीजें उनको देंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। जितने वायदे किए हैं उन्हें पहली कलम से पूरा किया जाएगा। अब सुनैना जी, आपने कहा है और आईएनएलडी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कहते हैं, अभी आपने भी जिक्र किया कि ताऊ देवीलाल किस तरह काम करते थे और उनके पद चिन्हों पर जो है पार्टी चलने की बात करती है। लेकिन अगर बात करें जननायक जनता पार्टी की, जो कि आईएनएलडी से ही अलग होकर एक पार्टी बनी है,
वो भी यही कहते हैं कि वो ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रही है जननायक जनता पार्टी। और अगर आप भी ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर आपकी पार्टी भी चल रही है, लेकिन फिर भी इन दोनों पार्टियों की जो राहें हैं वो अलग अलग क्यों हैं? इन दोनों ही पार्टियों की जो मानसिकता है, जो विचार है, वो क्यों नहीं मिलते? देखिए, सबसे पहली बात होती है एक कहना, दूसरी बात होती है करना। इंडियन नेशनल लोकदल कहती बाद में है, वो करके दिखाती है। जो जेजेपी पार्टी आपने बताई, वो एक अपने कहते हैं ना, एक तो होती है डिजायर भी, चलो हर आदमी का एक सपना होता है, लेकिन उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपका रास्ता कौन सा है वो मैटर करता है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया। इस लिहाज से भी इंडियन नेशनल लोकदल आज चौटाला साहब चश्मे के निशान को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, और वो निशान अब अभय सिंह जी चौटाला लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सही मायने में अगर कहें तो इंडियन नेशनल लोकदल ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को बढ़ा रही है। अभी आपने किसान आंदोलन में देखा जिस तरीके से चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी या कभी भी अपने पद का, एक कुर्सी का ना करके जनता की बात की, उसी तरीके से अभय सिंह जी चौटाला ने भी जनता की बात करते हुए कुर्सी को त्यागा। आज एक बात बड़ी अफसोसजनक है, कोई भी राजनेता है, सब बात कुर्सी की करते हैं, सब बात ये कहते हैं कि वो चेयर उन्हें चाहिए। आज अगर कांग्रेस की भी मैं बात करूं तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात करते हैं, लेकिन जनता की लड़ाई कौन लड़ रहा है? जनता की लड़ाई जो कुर्सी देने वाली है जनता, उनको किसी ने देखा तक नहीं, उनकी अनदेखी हो रही है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से कि भी कुर्सी की मारामारी छोड़ के जनता की सोचें जो कुर्सी देती है। तो क्या आने वाले कुछ समय में या फ्यूचर में कुछ संभावनाएं हैं कि ये जो दो पार्टीज हैं, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो चाबी का निशान हो, ये जो दोनों देवीलाल के पद चिन्हों पर पार्टियां चलने की बात करती है, ये एक होकर भी काम करती हुई नजर आएंगी? कोई संभावनाएं हैं? देखिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं है। जो उनकी विचारधारा के साथ अपना तकल्लुफ रखता हो वो जाहिर तौर पे उसका स्वागत होता है, लेकिन जहां तक आपने बात कही, आज वो उस ट्रैक को छोड़ चुके हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं किसान को ये उम्मीद थी कि हो सकता है जो डिप्टी सीएम है वो भी इस्तीफा दें और जनता के बीच आए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जनता उसके लिए विमुख हो चुकी है और आगे आने वाला भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल का है। जनता के बीच जाने की आपने बात की, जनता के बीच एक जो नेता होता है वो इलेक्शंस होते हैं, जनता अपना मैंडेट देती है, वोट देती है, और उसके बाद उनका जो नुमाइंदा है उसका चयन होता है। अगर हम सुनैना चौटाला की बात करें तो आगामी विधानसभा चुनावों में या आगामी चुनावी वर्ष में सुनैना चौटाला कहां से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, कहां से जनता की सेवा करने की तैयारी है? देखिए, जिस तरीके से फौजी फौज में होता है और उसको जिस बॉर्डर पे जाने का एक कमांडर इशारा कर देता है वो वहीं से तत्पर रहता है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां से भी पार्टी हाईकमान कहेगा मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी, और लड़ने का एक कारण भी है। आज आप देखिए, महिला, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं, जैसे कि आपने मेरे से पहला क्वेश्चन किया सुरक्षा, महिला सुरक्षा के ऊपर आज इतना बड़ा सवाल या निशान है। आप देखिए आए दिन बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, और क्राइम रेट भी 3 गुना बढ़ चुका है। 2021 से लेके 2022 तक, 20 से लेके 22 तक 3 गुना बढ़ चुका है। आज जो भी अगर कोई बात होती है तो आप ये देखिए सरकारी संस्थानों में ही क्यों हो जाती है जी, सरकारी स्कूलों में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, चाहे वो खेल का महकमा हो, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थियों की बात हो। तो आज सरकारी संस्थानों में ये काम क्यों हो रहे हैं, इस बात को लेके बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार क्या कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया था, बेटियों को पढ़ाना तो दूर, बचाने के नाम के ऊपर आज आए दिन जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। तो बात महिलाओं की हो रही है और एक फीमेल पॉलिटिशियन इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है, तो महिला आरक्षण की बात होना भी बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सुनैना जी आपके क्या विचार है? बिल्कुल, मैं महिला आरक्षण बिल का मैं बहुत स्वागत करती हूँ,
लेकिन उसके ऊपर भी मेरा एक सवाल है कि उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे का टाइम क्यों छोड़ दिया जाता है। ये चीज समझ से बाहर है, क्योंकि हमेशा हमें एक दिखा के एक सबज बाग और फिर छोड़ दिया जाता है। मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से नहीं, पूरे देश की महिलाओं से ये गुजारिश करूंगी कि अपने लिए स्टैंड लें और हमें जो हमारा आरक्षण निर्धारित है वो हमें मिलना चाहिए तुरंत प्रभाव से। क्यों नहीं, आज सरकार अगर सेंटर में भी बीजेपी है, हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी है, तो फिर इसके लिए आगे का टाइम क्यों दिया जा रहा है जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है ये वही जुमला है जो 15 लाख का था या फिर सिलेंडर फ्री। लेकिन आप मानती तो हैं कि ये एक सरकार का बिल्कुल अच्छा बिल्कुल फैसला ये है। एक बहुत अच्छा कदम है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ठीक है, बात उस पार्टी की करते हैं जेजेपी, जिसको आपने कहा कि जो देवीलाल के पद चिन्हों से भटक चुकी है। अगर हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, अपना संगठन विस्तार करने चली थी ये पार्टी, राजस्थान में अपना संगठन खड़ा किया, चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी की जमानत जब्त हुई। जिस तरह का वोट परसेंटेज हमने देखा, नोटा से भी वोट कम जो हैं वो जननायक जनता पार्टी को राजस्थान में इलेक्शंस में मिले। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक बहुत अच्छा मैंडेट उन्हें 3 राज्यों में मिला है, जिसका असर और जिसकी लहर जो है हरियाणा में भी पड़ेगी। कैसे देखती हैं? सबसे पहला सवाल आपका ये रहा कि जेजेपी को लेके, देखिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, उसका 2 चीजें देखी जाती है, एक नियत और नीति। ना तो इनकी नियत सही थी, ना इनके पास कोई नीति अच्छी थी। वहीं दूसरा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का फेलियर भी था, क्योंकि जो चीजें वो करके गई, उन्होंने आपस की लड़ाई में ये एक मौका उन्हें दे दिया। और वहां आपने तीसरा सवाल ये किया कि एक दूसरी स्टेट पे इसका क्या असर, या हरियाणा प्रदेश में। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जिस समय पिछले प्लान में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो जितने भी एमपीज थे वो बीजेपी के थे। तो ये कोई पैमाना नहीं है, जब एक स्टेट में इस पैमाने को हम सेट नहीं कर सकते कि भी पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हो रहा नतीजे और विधानसभा में क्या नतीजे आ रहे हैं, तो दूसरी स्टेट के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से विमुख हो चुका है। वहीं कांग्रेस की आपसी फूट से दुखी है। वो एक ही नेता को देखते हैं, अभय सिंह जी चौटाला को, जो विधानसभा के सत्र में खड़े होकर लोगों की आवाज उठाते हैं। और आज उन्होंने ये मन बनाया, जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ, मैंने परिवर्तन यात्रा के दौरान भी बातचीत की, तो सबने एक ही बात के ऊपर जवाब दिया कि अब हम चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जैसा राज चाहते हैं। तो अब 2024 में हरियाणा में ऊंट किस करवट बैठने वाला है? 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल अपनी सरकार बनाने जा रही है। परिवर्तन यात्रा को कितना सफल मानती हैं आप, और क्या लगता है क्या बदलाव आपको हरियाणा में राजनीतिक गलियारों में जनता के बीच देखने को मिल रहे हैं परिवर्तन यात्रा से? बिल्कुल, हर जगह हर गांव में आज जो वर्कर एक डिसअपॉइंट हो गया था जेजेपी के कारण, वो जो बैठ गए थे वो उठ के खड़े हो गए हैं। और हमारे ये मानना है कि क्षेत्रीय दलों में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा और मजबूत क्षेत्रीय दल है तो हरियाणा प्रदेश का इंडियन नेशनल लोकदल है। क्योंकि आज इस क्षेत्रीय दल से उठ के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने। तो लोगों ने उस चीज को दोबारा रिमाइंड किया। और मैं जब गलियारों में गई तो मेरी जो हरियाणवी भाषा में जितनी भी महिलाएं मुझे मिली, ये कहती हुई मिली कि बेटी राज तो चौटाला का था। और जब भी मैं किसी बुजुर्ग से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि कोरोना काल में जो पेंशन थी उससे हमने अपने पोती पोतों तक का पेट भरने का काम किया, जब सब कुछ बंद था, ठप था। तो ये एक ऐसी एक उपलब्धि जो इंडियन नेशनल लोकदल की रही है, उन उपलब्धियों को ही रिमाइंड करते हुए लोग आज इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। सुनैना जी, लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे होंगे और डिसाइड भी जनता ने ही करना है, लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल 2024 में सरकार बनाएगी, प्रेजेंट कंडीशन देखें तो सिर्फ एक एमएलए है,
अभय चौटाला जी जो विधानसभा में इस वक्त आईएनएलडी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक एमएलए से क्या पूरी सरकार बनाना मैंडेट, इतना बड़ा उलटफेर, इतना बड़ा परिवर्तन जो है वो राजनीति में आ सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल 100% आएगा। अभय सिंह जी चौटाला एक एमएलए होते हुए आज पूरे विधानसभा में, पूरे आप हरियाणा प्रदेश में, आप एक पत्रकार हैं, आप सर्वे करके देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि वही एक जनता की आवाज को उठाते हैं जब सामने वाले सब तथ्यों के आधार पे उठाते, चुप हो जाते हैं। वहीं जिस समय बीजेपी अगर सत्ता में आई थी तो लोगों ने उनसे उम्मीद की थी, वो 2 सीटें थी उनके पास और वो पूर्ण बहुमत से आई थी। आज इंडियन नेशनल लोकदल का एक एमएलए 89 पे भारी है, तो आज हरियाणा प्रदेश भी, ये काम जनता जनार्दन का है और जनार्दन नाम भगवान का है, और जनता इस चीज का मन बना चुकी है कि 90 की 90 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को देने जा रही हैं। हरियाणा में आप महिलाओं के साथ काफी एक्टिव भी देखी गई हैं, कई तरह के कार्यक्रम गाँव में जाके, मेरी सखी, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आपको करते हुए देखा गया है। अभी क्या स्टेटस है इन कार्यक्रमों का? क्या दोबारा से इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत आप कर रही हैं? निरंतर मैं महिलाओं के बीच में जाती रही हूँ और मेरा एक सपना है कि जो ग्रामीण अंचल में आप देखें टैलेंट भरा पड़ा है, जो टैलेंट है उसको मैं विश्व पटल पे लेके आऊं, जो कि मेरी एक कोशिश रहेगी। दूसरे, वहीं जो आर्थिक तौर पे महिलाएं आज परेशान हैं, क्योंकि उससे भी उन्हें उभारना बहुत जरूरी है, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। आज वो अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान है क्योंकि नशे की गर्त में बच्चे जा रहे हैं। आज रेशो है कि आए दिन नशे से एक मौत होती है, उसके ऊपर भी मुझे वर्क करना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके, इस एजेंडे को लेके मैं जाऊंगी और लोगों के बीच या महिलाओं के बीच में जाते रहे। जल्द ही हम जींद में एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन करेंगे, तमाम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महिला परेशान है बेरोजगारी को लेके, क्या महिलाएं चाहती हैं, उनकी उम्मीद क्या है। हम उन सब बातों के लिए उनको इकट्ठा करेंगे और जल्द ही आपको भी न्योता दूंगी जरूर कि आप भी आएँ वहाँ पे, क्योंकि आप भी महिला हैं। मेरी जितने भी आदरणीय मेरी जो साथी रही हैं उन सबको मैं बुलाऊंगी। जी, बहुत शुक्रिया। बात अगर हरियाणा में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियों की करें तो जातिगत राजनीति काफी हावी होती हुई नजर आ रही है। आपने भी देखा होगा, जातिगत राजनीति को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रही है। आईएनएलडी ने भी कई अलग अलग जातियों की डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की है, इससे पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह जातिगत राजनीति में लोगों को बांटना, इलेक्शंस में जातियों का ऐसे इस्तेमाल होना कितना ठीक या कितना गलत? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि जातिगत आधार पर राजनीति की जाए, लेकिन ये जो अभय सिंह जी ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊं, वो एक उन जातियों के लिए कहा कि जो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करे कि हमें साइड कर दिया जाता है, हमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो मैं कहूँ कम से कम नहीं है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं चली हैं वो तमाम योजनाएं, जैसे कि आप जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि या बुढ़ापा पेंशन आप लगाएं, तो सभी को एक सिमिलर उससे लगाई गई है, ना कि इसमें कोई जातिगत या फिर कोई पार्टीबाजी करके या कोई पॉलिटिकल उसको कैश किया गया हो। ये जनता के लिए जनता की नीतियां हैं। इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि महिलाओं के लिए जो ये हो जातिगत ना हो के सिमिलर हो। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो, अभी मैं पहले देख रही थी डिबेट में, सनातन के ऊपर एक क्वेश्चन था कि सनातन धर्म में हमें बांटा जा रहा है। तो मेरी तो यही एक ख्वाहिश है और दिल की इच्छा है कि धर्म में ना बंट के आप विकास को एक दें, जो काम करे, जो आपके अपने विकास की बात करे, उसी पार्टी को आप आगे भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही विकास का है, नारा है। हाँ। अब आप ये देखिए, अभी मैं सीएम साहब का भी एक नीचे आपने लगा रखी थी, वो कह के गए कि बिना खर्ची बिना पर्ची। मैं आपको बताऊं, नागर जो थे उन्हीं के जो पंचकुला में जो केस हुआ वो क्या था, या फिर उनके एक ओएसडी जो उनके जाफर समथिंग लाइक दैट, उनका जो ओएसडी थे उनके ऊपर भी अपने बेटे और पत्नी के नाम पे एक बना के और फिर एक जमीन घोटाला किया गया। वो क्या था? यानी कि ये जो चीजें हैं, ये जुमला है जो भारतीय जनता पार्टी उसको कब विराम चिन्ह देगी, हम उस चीज का इंतजार
कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट, जो अब वो कहते हैं रोजगार दिए, आज बच्चे इतने बेरोजगार हैं कि वो देश को छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। सीएम साहब ने तो ये भी कहा है कि मैं सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो इन सब चीजों के लिए मैं अब क्या जवाब दूं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। आपने कहा ये नारा ही नारा है, धरातल पर कुछ नहीं है, तो क्या लगता है ये विकास का नारा धरातल पर बुलंद होता हुआ तब नजर आएगा जब आईएनएलडी इस गठबंधन के साथ जुड़ेगी या सम्मिलित होगी? क्योंकि चर्चाएं बहुत आम है आजकल की आने वाले समय में आईएनएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। देखिए, ये केवल चर्चा है और ये दूसरी पार्टियों की फैलाई हुई बात है। इंडियन नेशनल लोकदल खुद के दम पे सरकार बनाएगी। और ये जो आपने विकास की बात कही, तो मैं आपको 18 साल पीछे अगर लेके जाऊं, जिस समय आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो विकास आपको बिल्कुल खुले तौर पे नजर आएगा। समान रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा ग्रांट देने वाले गांव में एक जो मुख्यमंत्री थे वो ओम प्रकाश जी चौटाला थे। आज तक सबसे ज्यादा नौकरियां देने का अगर रिकॉर्ड किसी ने कायम किया तो वो ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। और जहां तक विकास कार्य, वो विकास पुरुष भी इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, क्योंकि हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी फिलहाल जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में चला रहे हैं, कई लोग कई दफा कहते हुए नजर आए कि गठबंधन टूट जाएगा या नहीं चल पाएगा, 5 साल नहीं पूरे कर पाएगा, लेकिन लगभग 4.5 साल तो पूरे कर लिए हैं। अब क्या लगता है कि क्या इलेक्शन तक ये जो गठबंधन है, जिसे सरकार का गठबंधन कहा जाता है, वो टिक पाएगा या उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की राहें अलग हो जाएंगी? देखिए, आप सब लोग इसको गठबंधन कहते हैं, लेकिन आम जनता से जब आप पूछने जाएंगे तो वो ठगबंधन कहते हैं कि आज झूठ बोल के जनता के वोट ठग लिए गए। जेजेपी ने कोई एक ऐसा वायदा पूरा नहीं किया जो उन्होंने जनता के साथ किया। 5100 की पेंशन का वायदा करके आए थे, 75% रोजगार का वायदा करके आए थे, बेटियों के लिए स्कूल बसें लगाने का वायदा करके आए थे, ना कोई कॉलेज बनवाया गया। एक बाडड़ा में एक कॉलेज आज तक पेंडिंग है, वो अभी तक भी बनाया नहीं गया। तो क्या एक कॉलेज बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है? यानी कि नीयत नहीं है और ना नीति है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी, जब ठगी के माल में, बंटवारे में जब कोई खलल पड़ेगी तो अपने आप गठबंधन टूट जाएगा। चलिए सुनैना जी, आप हमारे आज के इस खास कार्यक्रम कैपिटल डायलॉग में आप शामिल हुई, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सार्थक चर्चा आपने की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल इस पैनल में इतना ही, लेकिन चर्चा का सिलसिला आगे भी कैपिटल डायलॉग में जारी रहेगा। थैंक यू।